हेलो गाइस ये हमारा लेक्चर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पर। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड दी परम्यूटेशंस। ठीक है, तो इस लेक्चर में पूरा परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम कॉम्बिनेशंस पे आएंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, तो सबसे पहले परम्यूटेशंस का पहला लेक्चर। फर्स्ट स्लाइड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है, मीन्स काउंटिंग कैसे करते हैं। तो काउंटिंग टू प्रकार से, मीन्स इसमें परम्यूटेशंस में कि मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, एक होता है एडिशन रूल होता है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि मीन्स 3 आपके पॉइंट्स हैं, दैट वाज पॉइंट P, Q एंड R। समझ गए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पहला है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है? मल्टीप्लिकेशन कि A से P से Q तक 2 वेज हैं, 2 रास्ते हैं जाने के, और Q से R के लिए 3 रास्ते हैं जाने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि P से R तक कितने वेज में हम जा सकते हैं, कितने वेज में हम जा सकते हैं। तो एक तो वेज है कि हम P से Q इस रास्ते से जाएं और फिर Q से R तक इस रास्ते पर जा सकते हैं, या फिर P से Q इस रास्ते पर आकर इस रास्ते से या फिर इस रास्ते से। तो मीन्स इस रास्ते से गए ऊपर वाले से, तो मीन्स यहाँ पर कितने टोटल वेज हैं? 3 रास्ते हैं पर 3 वेज हैं, मीन्स इसके लिए 3 हो जाएंगे। अब यदि इस पर से जाएंगे तो यहाँ से भी जाने के बाद इसके बाद 3 वेज हैं, 3 रास्ते हैं Q से R के जाने के लिए। टोटल 3 से कितने हो गए? 6। तो मीन्स वैसे बोलने का मतलब क्या है कि P से Q तक 2 रास्ते, 2 वेज, और Q से R तक 3 वेज। तो टोटल कितने हो गए? 6 वेज हो गए। तो नंबर ऑफ वेज यहां से बोल सकता हूं मैं कि नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे कि P से R तक 2 × 3 6 वेज। तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ जो मल्टीप्लाई है ना, यही मल्टीप्लिकेशन रूल होता है कि मीन्स P से Q तक जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 6। 2 तो हो जाएंगे P से Q तक और 3 हो जाएंगे Q से R तक, तो टोटल 6 वेज हो गए। तो इसमें क्या होता है कि मीन्स हम P और R तक Q का स्टॉपेज लेके जा रहे हैं, तो मीन्स P एंड Q एंड Q टू R जाने के लिए रास्ते होते हैं, मीन्स एंड होता है, इसलिए में मल्टीप्लिकेशन होता है। सेकेंड होता है एडिशन रूल। अब एडिशन से आप समझ तो गए होंगे कि एडिशन क्या होता है। तो इसमें जो वेज होंगे वो क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, इतना तो पता है एडिशन हो, ऐड तो होंगे। अब ऐड कैसे होंगे? तो मीन्स ऐड इसलिए होंगे कि उस काम को हम इतने वेज में कर सकते हैं, या आइदर इस वेज में कर सकते हैं, इस वेज में या फिर इस वेज में। ठीक है, उसमें ऐसे नहीं होगा कि यहां से जाकर के आगे एक स्टॉपेज लेना पड़ेगा। इसका एग्जांपल मैं दूं आपको, तो आप कहोगे कि ये एक रूम है रेक्टेंगुलर, इसका ये 2 गेट है इस साइड, 3 गेट इधर है, ये साइड 1 बोल दूं मैं, ये साइड 2 बोल दूं मैं, तो मैं बोल सकता हूं कि साइड 1 की एक आदमी जो अंदर है इस रूम के अंदर, उसको बाहर निकलना है, तो आइदर वो इस साइड से भी आ सकता है, कितने रास्ते उसके? 2 उसमें दरवाजे हैं, डोर हैं, और या वो साइड 2 से भी जा सकता है, इसमें डोर कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो 3 दरवाजे हैं, तो यहां से जा सकता है या फिर यहां से जा सकता है, मतलब बाहर आना है उसको, तो कितने वेज होते हैं? आइदर वो साइड 1 से जा सकता है, टोटल वेज कितने होंगे? 2, या आइदर वो साइड 2 से जा सकता है, उसके कितने होंगे? 3 वेज होंगे। ठीक है, तो मीन्स आइदर वो साइड 1 या आइदर 2 साइड 2 से। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल वेज कितने हो जाएंगे इसमें? टोटल वेज कि साइड 1 से कितने हो गए? 2 रास्ते, 2 वेज, और साइड 2 से 3 वेज, तो टोटल कितने हो गए? 5 वेज से वो कमरे से बाहर आ सकता है, ये समझ जाओ आप। ठीक है, तो ये एडिशन रूल बोलता है। और मल्टीप्लिकेशन की P से Q तक आने के लिए कितने वेज में वो जा सकता है, वो नंबर ऑफ वेज ऑफ 2 × 3 में मल्टीप्लिकेशन रूल था। तो आपको समझ में आ गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग परम्यूटेशन में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अब आगे कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल नोटेशन होता है दिस इज द कॉन्जुगेटिव प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स।
कॉन्जुगेटिव प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर मीन्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो मीन्स 7 तक यदि मल्टीप्लाई करते हैं 7 फैक्टोरियल बोल देंगे, 8 तक कर देंगे 8 फैक्टोरियल, अप टू यदि n तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 2 3 4 5 तो n फैक्टोरियल बोल देंगे। तो मीन्स यदि हम इसको डिनोट करें तो कैसे डिनोट करते हैं इसको, ये n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल का डिनोशन है, इससे ऐसे इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 और अप टू दिस इज इक्वल्स टू n, दिस इज दी n फैक्टोरियल। यदि आपसे कोई बोल दे कि 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5, मीन्स कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इंटीजर्स है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल इज कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो समझ में आएगा आपको, तो 5 फैक्टोरियल ही होगा। यदि आपको बोल दे r फैक्टोरियल बोल दे तो मीन्स ये वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू में 2 इंटू में 3 और अप टू दिस इज इक्वल्स टू r तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर बोल दे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल क्या होगा, तो ये डिवीजन क्या होगा, n फैक्टोरियल क्या है 1 इंटू में 2 इंटू में 3 और अप टू, यहाँ पर कहीं r होगा यदि r छोटा हुआ, अब r पता नहीं है, ठीक है हमें, तो ये अप टू n फैक्टोरियल n तक मल्टीप्लाई होगा और नीचे क्या है r तक जा रहा है तो r तक जाएगा। अब ये नहीं पता हमें कौन सा बड़ा है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल किसके डिनोट करते हैं, ये फैक्टोरियल साइन होता है इसका फैक्टोरियल का, ठीक है। और फैक्टोरियल होता क्या है, दिस इज कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर्स, ठीक है। तो फैक्टोरियल का नोटेशन आपको पता चल गया और पता चल गया कि फैक्टोरियल होता क्या है, क्या किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। नाउ नेक्स्ट पर आ जाते हैं, यह है अब आ गया हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन क्या है, तो परम्यूटेशन क्या होती है, दिस इज द अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो दिस इज परम्यूटेशन इज द सेट ऑफ ऑल या फिर सम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अरेंजमेंट, उनका अरेंजमेंट होता है, क्या तो सभी ऑब्जेक्ट्स का या फिर n है उसमें से कोई 10 5 r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट, वो क्या कहलाता है, परम्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। तो दिस परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑल या फिर सम ऑब्जेक्ट्स, या तो सभी का या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन होता है। अब परम्यूटेशन में क्या होता है कि परम्यूटेशन क्या हो गया कि परम्यूटेशन को किससे डिनोट करते हैं, परम्यूटेशन क्या होता है p से। अब हमें पता है n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू में 2 इंटू में 3 अप टू n मल्टीप्लिकेशन होता है कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का। r हमें पता है, तो परम्यूटेशंस क्या होते हैं कि परम्यूटेशंस यदि उसमें हमें अरेंजमेंट करना पड़े, n टोटल थिंग्स हैं उसमें से r थिंग्स का, r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट्स करें तो उसमें से r को हमें चूज करना पड़ेगा, मीन्स सॉरी उसमें परम्यूट करना पड़ेगा, तो टोटल n में से r को हम लेंगे तो मीन्स npr बोलते हैं उसमें, तो वो होता है परम्यूटेशन, मीन्स n थिंग्स में से r को हमने परम्यूट किया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n थिंग्स में कि अरेंजमेंट ऑफ ऑल दी ऑब्जेक्ट्स और सम ऑब्जेक्ट्स, ये परम्यूटेशन आ गया। अब परम्यूटेशन में हम क्या पढ़ाते हैं, परम्यूटेशन में सबसे पहले npr पढ़ाते हैं, सबसे पहले npr आता है, ठीक है। तो अब कि सम ऑब्जेक्ट्स हमने ले लिया, यदि परम्यूटेशन मीन्स n थिंग्स में r ऑब्जेक्ट्स को हमने लिया है, ठीक है, मीन्स टेकन r एट ए टाइम। नो तो npr, ठीक है, समझ में आ गया। npr इज मीन्स दिस इज द number of permutation of r things taken from the n things, number of permutation या फिर बोल सकते हैं हम permutation of r things out of n डिस्टिंक्ट थिंग्स। समझ में आ गया आपको कि npr क्या होता है, npr इज द मींस नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ r थिंग्स आउट ऑफ द n डिफरेंट थिंग्स। नाउ
अब इसमें से आर थिंग्स को हमने लिया है, परम्यूटेशन में आर थिंग्स को लिया है। यदि एक केस होता है कि यदि हम सभी को ले सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसको NPR का मतलब बता देता हूँ पहले कि NPR होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या निकालोगे। यदि n आपको दे दिया 10, r दे दिया कि उसमें 5 थिंग्स को ही लेना है, 5 ऑब्जेक्ट्स को लेना 10 में से, तो 10p5 हो जाएगा। बट 10p5 की वैल्यू क्या होगी आपको पता होना चाहिए ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। समझ में आ गया। तो मीन्स n फैक्टोरियल आपको बताया था कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑल इंटीजर्स अप टू n, और n माइनस r का मल्टीप्लिकेशन मीन्स 1 से लेकर n माइनस r जो वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लिकेशन। नाउ ये तो फर्स्ट केस है कि व्हेन परम्यूटेशन या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n थिंग्स आउट ऑफ द n डिफरेंट थिंग्स। अब यहां पर हम लेते हैं कि यदि टोटल डिफरेंट थिंग्स है उनको सभी को एक साथ ले लेते हैं। ये तो r थिंग्स को हमने लिया है। तो सेकंड केस है कि परम्यूटेशन when all things taken at a time तो उसकी परम्यूटेशंस कितनी हो जाएंगी हमारे पास। यदि n उसमें से थिंग्स हैं और उसमें से सभी n को ले लिया तो उसकी परम्यूटेशंस क्या हो जाएगी, NPN। NPN मीन्स 10 डिफरेंट थिंग्स हैं, 10 डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, उनमें 10 के 10 को ले लेते हैं तो उसका वेज क्या होगा, एक वेज ही होगा, एक वेज होगा ना। तो 10p10 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल विच इज 1। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि परम्यूटेशंस व्हेन ऑल थिंग्स टेकन एट ए टाइम इक्वल टू NPN और विच इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया कि व्हेन ऑल थिंग्स आर टेकन एट ए टाइम। तो यहां से हमारे पास क्या हो, सॉरी ये हो जाएगा NPN मीन्स, सॉरी यहां पर NPN इज नॉट 1, सॉरी मीन्स यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल मीन्स 0 फैक्टोरियल। अब यहाँ से एक 0 फैक्टोरियल आ गया, आपको पता होगा 0 फैक्टोरियल क्या होगा ये। तो 0 फैक्टोरियल के याद रखो, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1, तो इसके क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल इसका हो जाएगा आंसर कि मीन परम्यूटेशन व्हेन ऑल थिंग्स टेकन एट ए टाइम इक्वल्स टू NPN विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा n फैक्टर नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग n वैकेंट प्लेसेस। ये अभी हम बोल सकते हैं यदि n वैकेंट प्लेसेस हम फिल कर रहे हो तो उसके लिए क्या होंगे NPN मीन्स नंबर ऑफ वेज। अब यदि आपको कोई स्पेस दे दे, वैकेंट स्पेसेस जो हमें बोल रहा हूँ कि n स्पेस दे दे और उनको एक साथ फिल करना है, n थिंग्स हैं, तो मीन्स कितने हो जाएंगे उसके n फैक्टोरियल। ठीक है, लेट्स सपोज आपको n थिंग्स दे दें हम, ऐसे हो, तो इसको 1 वेज 2 वेज 3 वेज ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो इसके वेज कितने हो जाएंगे, मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो यहां पर वेज कितने होंगे n। यदि n थिंग्स है हमारे पास तो फर्स्ट को फिल करने के लिए क्या होंगे n, सेकंड के लिए क्या होंगे n-1, फिर उसके बाद क्या बचेंगे n-2, क्योंकि थिंग्स उसकी यहाँ पर वैकेंट स्पेसेस पर रखे जा रही हैं वो कम भी तो होती जा रही हैं, और अप टू लास्ट में जा क्या आ जाएगा ओनली 1 रिमेनिंग थिंग बचेगी। तो इनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा n इंटू में n-1 इंटू में n-2 इंटू में और अप टू 1 क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल तो हो जाएगा, जो कि ये था। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स व्हेन टेकन ऑल एट ए टाइम इक्वल टू n फैक्टोरियल होगा। ये तो था टेकन ऑल एट ए टाइम, और हमने पहले वाले केस में किया था व्हेन नंबर ऑफ थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम लिया था तो NPR था। ठीक है, नाउ अब इसमें एक केस और रह जाता है कि इसमें रिपीटेशन अलाउड हो जाता है। तो क्या करें, रिपीटेशन यदि अलाउड हो जाए तो वो चीज कितने भी टाइम्स आ सकती है, मीन्स रिपीटेशन R टाइम्स हो जाए। लेट सपोज यहाँ पर वैकेंट स्पेसेस R हैं और हमारे पास थिंग्स N हैं, तो उन N थिंग्स को उन R प्लेसेस पर रखना है। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने होंगे n, दूसरे के लिए n। यहां पर मैं बताता हूं, टोटल r है ये मैं बोल देता हूं। तो फर्स्ट प्लेसेस पर कितने आ सकते हैं, कितने वेज में n वेज में। अब रिपीटेशन अलाउड मैंने बोल दिया है, तो सेकंड वेज सेकंड प्लेस पर थिंग्स कितने हैं, तो यहां पर भी रख सकते हैं। अब यहां के लिए कितनी होगी n-1 हो गई, नहीं हुई,
क्यों? क्योंकि रिपीटेशन हो सकता है, यहाँ रिपीटेशन नहीं हुआ था। मैंने कुछ 10 n बॉक्सेस लिए थे और उनको यहाँ पर रख रहा था, तो यहाँ पहला बॉक्स रख दिया तो अब मेरे पास n-1 बॉक्स बचे, दूसरे पर रख दिया तो n-2 बच गए। बट यहाँ पर मैं उन पे रिपीट कर सकता हूँ, तो इसके लिए भी n, अब इसके लिए रिपीट कर सकता हूँ, फिर हमारे पास कितने बच गए? रिमेनिंग n तो सारे n ही तो होंगे दोबारा से, मीन्स उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, जो एक बार वहाँ पर रख दिया उसको भी। नेक्स्ट के लिए भी n, और कितने टाइम्स आएगा ये? r टाइम्स, क्योंकि r स्पेसिस को हम फिल कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n इंटू में n और कितने टाइम्स? r टाइम्स, तो कितने हो जाएगा? n रेज टू पावर r हो जाएगी वैल्यू। समझ में आ गया? मीन्स n रेज टू पावर r, यदि रिपीटेशन अलाउड है तो ये आपके पास आ गया कि थिंग्स आर रिपीटेड। नाउ अब आपके पास आता है वेज नेक्स्ट, अब हम चलते हैं परम्यूटेशन आपके पास हो गया व्हेन आर थिंग्स टेकन एट ए टाइम, व्हेन ऑल द थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम एंड व्हेन रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट में परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब ये तो केस था कि जो n की n थिंग्स है वो डिफरेंट थी, अब उसमें कुछ डिफरेंट नहीं हो, सारी डिस्टिंक्ट नहीं हो, अलग अलग नहीं हो। लेट सपोज मैं बोल दूं आपको कि बनाना है, तो या फिर अलॉय है, वर्ड है, तो उसमें अल्फ़ाबेट्स क्या है अलॉय में? ALLOY, तो इसमें अल्फ़ाबेट्स सारे डिफरेंट हैं या नहीं है? बताओ। ए है, LOY है, बट ये L है वो डबल है, ALLOY, तो L डबल है, तो यहाँ पर 2 जो लेटर्स हैं LL ये रिपीट हो गए L। ठीक है, तो इसमें डिस्टिंक्ट नहीं हुए, तो वही हमारे पास यहाँ बोल रहा है कि परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, कुछ सेम हो जाएं, तो उसके लिए क्या केस होगा? कि सभी डिस्टिंक्ट नहीं हो, डिफरेंट नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या वेज होंगे? तो उसके लिए अरेंजमेंट्स परम्यूटेशंस क्या होंगी? तो परम्यूटेशंस व्हेन परम्यूटेशन व्हेन आर थिंग्स, यदि मैं ऑल सभी डिस्टिंक्ट नहीं है तो मैं उसे लेता हूं कि आर उसमें से ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलाइक हैं, तो परम्यूटेशन व्हेन आर ऑब्जेक्ट्स अलाइक आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उसकी परम्यूटेशन कितनी होंगी? दिस इज इक्वल्स टू, तो उसकी परम्यूटेशन होगी टोटल एन फैक्टोरियल, और उसमें से आर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों किया? क्यों? क्योंकि उसमें आर हैं जो अलाइक हैं, वो अलाइक है, उनसे अरेंजमेंट से कोई असर नहीं पड़ने वाला होगा, इसलिए उनसे उन आर फैक्टोरियल से। यदि वो आर डिस्टिंक्ट होती तो पहले वाले केस बन जाते, फिर ये वाला केस बन जाता, वो सारे एक साथ लेने, टेकन ऑल एट ए टाइम, तो उसके एन फैक्टोरियल भेज जाते। बट यहाँ पर हमें पता है कि आर चीजें ऐसी हैं जो एक जैसे हैं, अलाइक है, तो क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। समझ में आ गया? तो यहां से मैं एक क्वेश्चन भी ले लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं कि एक अलॉय है लेटर, तो अरेंजमेंट्स आपको बताने कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होंगी अलॉय की, उस लेटर ऑफ वर्ड में क्या होगी? अलॉय, तो ALLOY, तो उसकी परम्यूटेशंस कितनी होंगी? परम्यूटेशंस या फिर अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलॉय, तो अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी टोटल? यदि अरेंजमेंट भी बताना चाहूँ तो, क्योंकि परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट्स तो है, तो अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगी? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल, और अपॉन में डायरेक्टली बता सकता हूं कि इसमें से कितने रिपीट हो रहे हैं, रिपीट कितने हो रहे हैं, मीन्स अलाइक कितने हैं, या ये भी बोल सकता हूं, तो LL 2 टाइम हो रहा है, एक लेटर है L है जो 2 टाइम ही हो रहा है, तो मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा, ये आंसर हो गया। इसके अरेंजमेंट्स इतने आ जाएंगे। यदि यहाँ पर L नहीं होता या और कुछ लेटर होता दूसरा, M हो जाता, तो टोटल 5 फैक्टोरियल आंसर हो जाता है, क्योंकि फिर सारे क्या हो जाते? डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये परम्यूटेशंस हैं हमारे पास व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, सभी डिफरेंट नहीं हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर कि परम्यूटेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन दी होती हैं परम्यूटेशंस करने पर, मन अरेंजमेंट्स में कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन, छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शन देते हैं कि ये ना होती ये हो, या इनमें से एक को एक साथ कर दो, या इनमें से कुछ अलग कर दो, या सारे अलग अलग दूर दूर रहें, या 2 एक साथ ना हो, ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शन दे देते हैं। तो पहली रिस्ट्रिक्शन हमने ले ली कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर
सेपरेटेड, पर्टिकुलर कुछ आर ऑब्जेक्ट्स को उसने सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो n माइनस आर प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स रिमेनिंग रह जाएंगे, ठीक है। तो यहां से केस क्या होता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड है, तो मीन्स परम्यूटेशंस क्या हो जाएंगे उसकी, परम्यूटेशंस ऑफ द n ऑब्जेक्ट्स व्हेन आर पर्टिकुलर थिंग्स आर सेपरेटेड। तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, परम्यूटेशंस व्हेन आर थिंग्स आर सेपरेटेड। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास विद द कंडीशंस। तो कंडीशंस में क्या हो जाएंगे कि n माइनस आर हमारे पास वो बचेंगे टोटल, और तो परम्यूटेशंस इज इक्वल्स टू की एक एग्जांपल लेकर यहां पर मैं बता देता हूं आपको कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड, सेपरेट रहे कि 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, उनको आपको लाइन में बैठाना है, सिट कराना है, बट ऑल द बॉयज आर नॉट टुगेदर, नो टू बॉयज आर टुगेदर, कोई भी एक साथ नहीं हो, तो मैं सारे दूर दूर होंगे, बीच में गर्ल तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो उसके लिए केस क्या हो जाएगा कि 5 क्या हैं बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं आपके पास। अब आपको करना है कि बॉयज और गर्ल को बैठाने के, बॉयज दो एक साथ नहीं हो, तो सबसे पहले क्या केस हो जाएगा कि गर्ल्स को बैठा दो, पहले गर्ल्स को तो बैठा दें। क्यों गर्ल्स को बैठा दिया मैंने पहले, क्योंकि बॉयज पर अब कंडीशन लगा सकता हूं, क्योंकि बॉयज को पहले बैठा दिया तो ये हो सकता है कि दोनों के दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। गर्ल्स को मैं बैठा दिया, कितने वेज में हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल डायरेक्टली। अब इनके बीच में मेरे को स्पेसेस दिख रहे हैं कुछ, कितने स्पेस हैं यहाँ पर, टोटल 6 स्पेस हैं, बट बॉयज तो मेरे पास 5 ही हैं। तो अब इनमें कोई भी 5 फैक्टोरियल वेज में इनमें चूज कर लूंगा इनमें से, ठीक है, और इनमें बैठा दूंगा मैं। समझ गया आपको बात। तो मीन्स उस पर्टिकुलर थिंग्स को हमने कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को हमने कह दिया कि सेपरेट रहेंगे, 5 बॉयज को हमने सेपरेट करना बता दिया था, ठीक है। तो मीन्स परम्यूटेशंस व्हेन आर ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास n माइनस आर बचेंगे, क्योंकि r तो हमने सेपरेट कर लिए हैं, टोटल n माइनस आर, और उनको अरेंज कर सकते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल वेज में, कितने वेज में, और उन r को जो सेपरेट किए हैं अलग से उनको अरेंज तो कर सकते हैं हम। तो मीन्स n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, उनको तो आपस में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सेपरेट की कंडीशन आ जाएगी आपके पास कि वो सेपरेटेड वाले कैसे बैठें, क्योंकि वो आर आपस में तो बैठ सकते हैं, 5 बॉयज हैं वो एक साथ बैठे, 5 और 10 गर्ल्स एक साथ हैं, तो उसमें वो 5 बॉयज हैं वो आपस में कैसे ही बैठ सकते हैं आगे पीछे करके, तो उनके भी अरेंजमेंट्स होंगे 5 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। अब आता है आपके पास नेक्स्ट थिंग इज कि रेस्ट्रिक्शन में कि सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, कुछ टुगेदर भी हो, कि इतने स्टूडेंट्स एक साथ बैठे, तो क्या हो जाएगा इसमें केस कि परम्यूटेशंस क्या होंगे उसके आपके पास कि आर स्टूडेंट्स को एक साथ बैठा दें तो बचे हुए n माइनस आर प्लस 1 हो जाएंगे। तो देखो व्हेन, मैं इसमें कंडीशन ले लेता हूं, व्हेन आर स्टूडेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, ठीक है, देन रिमेनिंग n माइनस आर प्लस 1 क्यों किया मैंने, अब यहां पर n माइनस आर प्लस 1 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि r तो मैंने ले लिया, बट उनको एक साथ एक ग्रुप में बैठाया था, उसको एक पर्सन मान लेता हूं, और बचे हुए n माइनस आर हैं, n माइनस आर और एक उसको पर्सन माना n माइनस आर प्लस 1, इसलिए मैंने 1 लिया। तो n माइनस आर रिमेनिंग n माइनस आर पर्सन टुगेदर, तो n आर ऑब्जेक्ट आर टुगेदर, देन रिमेनिंग n माइनस आर n माइनस आर अरेंज, उनको अरेंज कर देंगे अब हम, ठीक है। तो इनको बैठाने कितने बजे होंगे कि r को तो हम r फैक्टोरियल में कर सकते हैं और रिमेनिंग n माइनस आर प्लस 1 वेज में हो जाएंगे, ये उसके
परम्यूटेशंस हो जाएंगी, उसकी परम्यूटेशन हो जाएंगी, ये आप समझ लेना। क्योंकि बचे हुए उनको तो हम आपस में अरेंज कर सकते हैं, और आर जो एक साथ बटाए थे उनको भी तो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि क्वेश्चन से। इस चैप्टर में क्या है कि थ्योरी बस केवल फॉर्मूले देख लो, कब आर एक साथ हैं कब नहीं है, और एक साथ सिट किसको बट कर रहे हैं, या फिर क्या कंडीशंस हैं, उनकी रेस्ट्रिक्शन के साथ देख लो। उसके बाद क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे ना उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन करो इस चैप्टर में उतना होगा। ये क्वेश्चन इसमें आता भी है हर साल, ठीक है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा इस चैप्टर में, बस आपके वो कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया कि नंबर ग्रेटर देन 1000 बट लेस देन 4000 इज फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4। रिपीटेशन अलाउड है, ये भी बोल दिया उसने। अब मैंने रिपीटेशन का बोला था कि यदि n थिंग्स है उन आर प्लेसेस में रिपीटेड जा रही हैं तो क्या थी, इसमें भी n दे सकते हैं, इसको भी n वेज में फिल कर सकते हैं, इसमें वेज में फिल कर सकते हैं, इसको n वेज में फिल कर सकते हैं, और आर्थ वाली पोजीशन उसको भी n वेज में, तो n रेज टू पावर r उसके वेज आए थे। बट यहाँ पर केस कुछ अलग है कि दे रहा कि कोई नंबर फॉर्म करना है ग्रेटर देन 1000 हो। कोई भी नंबर लेट्स सपोज n मैं बोल दूं, वो ग्रेटर देन तो 1000 है बट लेस देन है 4000। अब आप कंडीशन बताओ क्या होगी। अब 4 डिजिट का नंबर बताना है, इतना तो पता चल गया मेरे को, क्योंकि इसमें 4 डिजिट इनमें 4 डिजिट। अब 1000 से ग्रेटर है मीन्स यहां पर कितने वेज में हो सकते हैं, यहां से हमारे पास कि कोई एक नंबर बनाए n, उसके कितने वेज होंगे, 4 डिजिट्स का एक कोई नंबर बनाए, तो इसमें क्या क्या प्लेसेस हो सकते हैं। यहाँ पर 0 आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि फिर 3 डिजिट का नंबर आए। यहाँ पर 1 आ सकता है, यस आ सकता है 1, तो क्योंकि 1 कुछ होगा आगे नंबर 1 से ऊपर ही होगा, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर तो हमें बताना है, इतना पता चलेगा। 2 हो सकता है तो 2000 से ऊपर नंबर हो सकता है। 3 होगा फर्स्ट डिजिट तो 3000 से, 4 होगा तो 4000 से ऊपर नंबर चला जाएगा। बट जरूरी नहीं कि वो भी एक केस ले लो कि 4 0 0 तीनों 0 हो, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन का अलाउड है आपके पास। तो फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर कितने वेज होंगे टोटल, कि इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और 3 भी, हमारे पास 4 तक भी है, तो मीन्स इसके कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए। 3 में इसको फिल कर दो। अब यहाँ पर कितना आ सकता है, यहाँ 3 हुआ टोटल, यदि तो 3 हुआ तो 3000 से ऊपर नंबर आएगा, 4000 तो नहीं जाएगा क्योंकि पहला डिजिट तो 3 है, तो 3000 तक ही रहेगा। अब यहाँ पर कितने हो सकते हैं वेज, 0 भी यहाँ आ सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, ये चीज याद रखो कि रिपीटेशन। अब ये मत बोलना कि आप यहाँ पर सर 3 आ गया तो 3 तो हटा दो, अब 1 2 और क्या बचा 0 और 4 तो 4 ही बचे, नहीं 3 भी यहाँ से वापस फिर दोबारा आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, ये चीज ध्यान रखो। तो यहाँ पर आप कितने यहाँ इस प्लेस को कितने वेज में फिल कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 मीन टोटल 5 वेज में, इसको सेम 5 में, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है मेरे दिख रहा है, और यहां पर भी 5 वेज में। अब आपको नंबर ऑफ वेज पता चल गया। अब क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि सारी सेटिस्फाई होगी तभी तो होगा, मीन्स ये भी होगा एंड ये भी होगा, ये भी होगा, तब क्या टोटल कितने हो जाएंगे, 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 125 इंटू में 3 विच इज 375, ये वेज हो जाएंगे व्हेन रिपीटेशन अलाउड होगा। तो नंबर ग्रेटर देन 1000 होने चाहिए और लेस देन 4000 होगा, तो और वो डिजिट्स 0 1 2 3 4 हो तो रिपीटेशन अलाउड हो तो कितने वेज में हम वो नंबर फॉर्म कर सकते हैं, 375 वेज में। समझ में आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपको पता चल गया था कि नंबर 4 डिजिट तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ से पता चल गया यहाँ भी 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट है, तो हमें 4 डिजिट के अंदर ही कंपनसेट रहना है, 5 डिजिट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ तो डिजिट 5 दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हो गया 375। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स विद सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 10 एंड फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 और 3। अब हमें इसमें क्वेश्चन 7 डिजिट नंबर तो फाइंड आउट करना है, इंटीजर फाइंड आउट करना है, और सम ऑफ डिजिट्स 10 दिया हुआ है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा खड़ा करें कि 10 कैसे फाइंड आउट करें, यदि 7 डिजिट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ से मैं कैसे कर सकता हूँ कि 7 प्लेसेस पर क्या क्या आना है, 1 2 और 3 आना है, और उनका सम 10 होना चाहिए। अब मैं सोचूंगा कि क्या क्या हो सकता है, कि पहले देखो मैक्सिमम 1 कितने टाइम्स आ सकता है, मैक्सिमम 1 कितने, तो 1 2 3 4 5 6 करूं लास्ट में, बट यूजिंग लास्ट 6 टाइम यदि 5 आ गया 1 आ गया तो मेरे पास लास्ट में भी क्या बचेगा 2 3 या 1, बट सम तो
10 होगा नहीं, क्योंकि 6 ये हो गया, मैक्सिमम 3 ये कर देंगे तो 9 ही होगा। ठीक है, अब 5 टाइम्स 1 आता हूँ, 5 टाइम्स 1 आऊँगा तो अब मेरे पास 2 प्लेसेस हैं, इसको कितने वेज में करे कि इसमें सम इनका सम 10 हो जाए, तो 5 और इसका भी 5 होना चाहिए, मीन्स 2 और 3 से कर सकते हैं। मीन्स यहाँ से पता चलेगा मेरे को 5 क्या होंगे, 1s होंगे, और 1 क्या होगा 1 टाइम 2 और 1 टाइम 3, इतना तो पता चल गया। केस ही आ गया एक तो। अब बात ये आएगी टोटल 5 1 1 टोटल कितने होगी 7। अब 7 डिजिट्स तो आ गए हमारे पास, अब इसको अरेंज कैसे करें, कितने वेज में हो जाएंगे। तो अरेंजमेंट्स मैंने बताया था, क्योंकि इसमें रिपीटेशन है, देखो 1 1 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, तो अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, लेट्स सपोज ये आ जाएगा 5, टोटल कितने 7 डिजिट्स है, तो कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और बस और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 टाइम है। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 7 फैक्टोरियल क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे 5 फैक्टोरियल क्यों लिखा था, इसलिए याद है ये कट गया, ये 42 आ गया। एक केस ये आ गया। अब दूसरा केस ये ले सकता हूँ कि मैंने 5 टाइम्स 1 लिया था, अब 4 टाइम्स 1 लेता हूँ, 4 टाइम्स तो 1 ले लूंगा, बट इन 3 प्लेसेस में सम क्या लाना है मेरे को 4 6 और लाना है, तब 10 होगा। तो 6 लाने के लिए मेरे को इनमें 2 2 2 फिल करना पड़ेगा, मीन्स 3 टाइम्स 2 फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 टाइम्स 2, तो केस सेकंड क्या बन जाएगा मेरे पास, मैं बताना चाहूं तो मीन्स 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 1 और 2 होगा कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो 4 और 6 10। तो इसके वेज कितने हो जाएंगे, अब इसमें टोटल 7 फैक्टोरियल और अपॉन में कितने टाइम्स रिपीटेशन है, 1 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, और 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। ठीक है, नाउ ये सॉरी आपके पास 3 टाइम्स 2 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेता हूँ। 7 फैक्टोरियल 7 इंटू में 6 इंटू में 5, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 और अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल आउट, ये आ गया 30 आ गया। ठीक है, ये आपके पास 30 आ गया। अब इसके अलावा कोई और वेज है, यदि हम अब देखते हैं 3 1s लेते हैं, 3 1s ले लिया तो इसमें हमें क्या सम लाना है, 4 डिजिट्स पर कुछ 10, तो टोटल 3 7 लाना है। अब 7 हो सकता है ऐसे पॉसिबल, तो नहीं हो सकता, 2 2 4 3 7 नहीं हो सकता फिर, क्योंकि एक डिजिट बच गया। 2 2 2 6 फिर यहाँ पर 1 आ जाए, तो 1 आ जाएगा, तो ऑलरेडी तो केस ले लिया ना 3 पर 1 चौथी बार। तो अब इसके बाद कोई केस मतलब हमारे पास रिमेनिंग है या नहीं है, तो ये वेज कितने हो जाएंगे, दिस इज इक्वल्स टू कि फर्स्ट का 42 प्लस 30 वेज हो जाएंगे। ठीक है, 30 वेज होंगे, तो मीन्स 2 टाइम। अब मेरे पास एक वेज है कि ये केस मैंने सही लिया है कि 5 1 2 3 5 और 5 10, यस एग्जैक्टली 10 लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इनके सम को ऐड कर दूंगा, तो सम क्या हो जाएगा मेरे पास यहां से 46 और प्लस ये कैलकुलेशन सही है आपके पास 7 6 5, सॉरी यहां पर 7 5 35 होगा, ये मिस्टेक होगी यहां पर इस कैलकुलेशन 35। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, अब केस 1 और केस 2 इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि 3 1s तो नहीं हो सकते, 2 1 भी नहीं हो सकते, और 1 उसके बाद तो हो नहीं पा रहे। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज ये क्या हो जाएंगे, केस 1 42 केस 2 35, तो ये वे आ जाएंगे 77 आ गए, 77 इज द आंसर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 3 2 1 दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड, यहाँ रिपीटेशन भी अलाउड है और 0 से 5 तक है, और ग्रेटर देन 4 डिजिट बनाना है, और ये भी कंडीशन है कि 4 3 2 1 से ग्रेटर हो। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर आता हूँ, केस ले लेता हूँ, क्योंकि केस इसमें मुझे लग रहे आएंगे। तो फर्स्ट केस क्या है कि 4 3 2 1 से ग्रेटर है और डिजिट्स हुआ है, तो यहाँ पर 5 तो नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, 4 ले लेते। उसके बाद
यहाँ पर 5 नहीं आ सकता क्योंकि 5 मीन 4500 से ऊपर चला जाएगा, बट 4300 से ही 4321 से ऊपर लेना है, तो मीन्स मैक्सिमम 3 हो सकता है, इसमें 2। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा या नहीं होगा, 1 नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन 21 से ऊपर लेना है, तो 2 यहाँ पर हो सकता है, 3 यहाँ पर हो सकता है, 4 5, तो कितने वेज हो जाएंगे आंसर टोटल 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो टोटल 4 वेज हो जाएंगे, 4 वेज। सेकेंड केस क्या ले लेता हूं, 4 3, इसके लिए तो ले लिया, अब मैं इस प्लेस के लिए पोजीशन लेना है, रिपीटेशन अलाउड है मेरे को, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 2 आ सकता है, तो 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, अब यहां पर 3 4 5 आ सकता है, 3 4 5, 3 वेज हैं, कितने हैं, 3 वेज हैं, सो इसके लिए 3 वेज। इस पर क्या केस आ सकता है, तो 3 4 5 ले तो उससे ऊपर ही होगा, 3 4 3 4, इसमें भी कितने वेज हो सकते हैं, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर यदि 4 हो गया तो मैं कोई सा भी नंबर ले सकता हूं ना इन 6 में से, 0 भी ले सकता हूं, 1 भी ले सकता हूं, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन है, यहाँ 3 यदि मैंने यहाँ पर 4 ले लिया तो यहाँ भी 4 ले सकता हूँ, या यहाँ 4 है तो यहाँ पर 0 ले सकता हूँ, समझ में, तो 6 है तो 6 × 3 18 वेज आ गए हमारे पास इसके। अब ऐसे ही चलते जाइए आपके पास, अब कंडीशन क्या होगी कि इस प्लेस के लिए भी ले लो, अब 3 से ग्रेटर लेना है, बट क्योंकि 3 लेना है ना इस ऊपर वाले नंबर, तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, 4 यहाँ पर आ सकता है, 5 यहाँ आ सकता है, तो 2 वेज, और आगे के लिए क्या होंगे 6 6 6, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो सब कुछ 72 वेज। फोर्थ वेज क्या है कि सभी को कर लो, अब फर्स्ट पर क्या आ सकता है, 4 नहीं है, 4 से ऊपर मीन्स 5, ओनली 1 वेज, क्योंकि हमारे पास 5 तक जा सकते हैं, उसके बाद 6 6 6 वेज होंगे, ठीक है, तो 6 36 × 6 इक्वल्स टू 212, इन सभी वेज को ऐड कर लो, नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 4 डिजिट नंबर को फॉर्म करने के, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, इक्वल्स टू केस 1 4 प्लस 18 प्लस 72 प्लस 216, तो ये वेज कितने आ गए, 18 72 90 प्लस 4 94 प्लस 216, दिस इज इक्वल टू 310 के आसपास होगा, ठीक है, 310 हो जाएगा, ठीक है, तो 310 वेज होंगे जब 4 डिजिट के नंबर बनेंगे जो 4321 से ग्रेटर होंगे, जो कि 0 1 2 3 4 5 से बनेंगे जब रिपीटेशन अलाउड है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर लेक्चर था, जिसमें आपने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ा है, और उसमें डिफरेंट कंडीशंस के बारे में कि जो थिंग्स आर डिस्टिंक्ट हो या फिर रिपीटेड हो या फिर ऑल थिंग्स ले रहे हैं या आर थिंग्स को हम एक साथ ले रहे हैं, तो ये परम्यूटेशंस पर आपका चैप्टर था। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके पास कॉम्बिनेशंस पर, ठीक है, तो थैंक यू, हमें सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करो।